हैदराबाद दक्कन के लोगों की अक्सरियत पान खाती है। शाहिद अली और शेर खान पान भी चबा रहे थे। उनके ब्रीफकेस में उनकी वॉशिंग मशीनों के फालतू पुर्जों की फर्जी कंपनी का एक लेटर पैड और दूसरी जरूरी कारोबारी कागजात वगैरह भी तैयार करवा कर रख दिए गए थे। चुनाचे जब वो तंजीम के हेडक्वार्टर से निकले तो खालिस भारत के किसी जुनूबी शहर के हिंदू कारोबारी लग रहे थे। तंजीम के ऑफिस से वो चादरें ओढ़कर रिक्शे में बैठकर एक चौक तक गए, फिर वहां से टैक्सी लेकर एयरपोर्ट तक रवाना हो गए। इस्लामाबाद से कराची और कराची से आगे रंगून तक थाई एयरलाइंस के टिकट उनकी जेबों में थे। ठीक 10:04 पर उनका तैयारा कराची की तरफ प्रवास कर गया। कराची पहुंचने के बाद वो वहीं एयरपोर्ट की कैंटीन में जाकर बैठ गए। पिछले पहर 4 बजे उनकी फ्लाइट का टाइम था। उन्होंने चाय मंगवा ली और बातें करने लगे। शेर खान ने कहा, शाहिद भाई, चीफ साहब ने आपके बारे में मुझे कुछ बताया था, लेकिन इससे पहले ही एक कश्मीरी मुजाहिद की हैसियत से आपकी शोहरत मुझ तक पहुंच चुकी थी। ये मेरी बड़ी खुशनसीबी है कि आज आपके साथ एक अहम मिशन पर जाने का मौका मिल रहा है। मुजाहिद शाहिद अली ने मुस्कुराते हुए कहा, शेर भाई, पहली बात तो यह है कि तुम मुझे आप बिल्कुल नहीं कहोगे। हम दोनों हम उम्र न हो तब भी एक दूसरे के दोस्त हैं। हमारे दरमियान किसी किस्म का तकल्लुफ नहीं होना चाहिए। वैसे भी हम किसी शादी की तकरीब में शिरकत करने नहीं जा रहे। हम एक खतरनाक और बड़े पेचीदा मिशन पर दुश्मन के मुल्क में जा रहे हैं, और जहां हमें हर कदम पर पकड़े जाने और अजियतनाक मौत का सामना होगा। ऐसा न हो कि हम लखनऊ वालों की तरह पहले आप ही करते रहें और दुश्मन हमारे सर पर पहुंच जाए। इस पर दोनों कहकहा लगाकर हंस पड़े। शेर खान ने कहा, तुमने बड़ी मौके की बात की है शाहिद भाई। अब हम एक दूसरे को तुम कहकर मुखातिब करेंगे। शाहिद अली ने कहा, हैदराबाद की तारीख मुसलमानों की आलीशान खिदमात और इस्लाम के सुनहरी कारनामों से भरी पड़ी है, लेकिन भारत की इस सबसे बड़ी और चाहो-जलाल वाली इस्लामी रियासत का अंजाम बड़ा ही इबरतनाक हुआ है। शेर खान कहने लगा, ये तारीख के अपने अमल के फैसले हैं। उंदुलस में मुसलमानों का जवाल इससे कम अंदोहनाक नहीं था। इस्लामी तारीख में ऐसे हादसात होते ही रहते हैं। शाहिद अली ने कहा, तुम ठीक कहते हो। यही वजह है कि आज हैदराबाद दक्कन के मुसलमानों में इस्लाम का जज्बा पहले से कहीं ज्यादा है। कुतुबुद्दीन का ताल्लुक दक्कन के मुसलमानों की जिस खुफिया तंजीम से है, वो एक पुरजोश जज्बे के साथ भारतीय मुसलमानों के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़, इस्लाम की सरबुलंदी, जहाद कश्मीर और पाकिस्तान की सलामती के लिए अंदर ही अंदर काम कर रही है। उसके साथ ही मुजाहिद शाहिद अली ने कहा, तुम्हें कोर्ट का खुफिया जुमला याद है ना, जो हमें हैदराबाद दक्कन के स्टेशन पर कुतुबुद्दीन के आगे बोलना है। शेर खान ने दाएं बाएं एक निगाह डाली और फिर शाहिद अली की तरफ देखकर आहिस्ता से वो जुमला दोहरा दिया। उस वक्त रात का 1:30 बज रहा था। वो उठकर नीचे एयरपोर्ट की बुटीक और रिसाले किताबों की दुकान पर रिसाले वगैरह देखने आ गए। इस दौरान वो दाएं बाएं से बाखबर भी रहते। ये उनका अपना मुल्क था, यहाँ उन्हें किसी किस्म की कोई परेशानी और फिक्र नहीं थी। उसके बाद वो वापस एयरपोर्ट के रेस्टोरेंट में आकर बैठ गए। उन्होंने चाय पी, कुछ खाने को मंगवाया और एक बार फिर धीमी आवाज में हैदराबाद, दक्कन और जनूबी भारत के उन शहरों की बातें करने लगे जहां जहां उनका जाना यकीनी था। वक्त इसी तरह गुजरता चला गया। आखिर फ्लाइट का टाइम करीब आ गया। वो नीचे आकर लाउंज में बैठ गए और कस्टम और दूसरी चेकिंग शुरू हो गई। कस्टम वगैरह से फारिग होकर उन्होंने टिकट चेक करवा कर बोर्डिंग कार्ड लिए और मुल्क से बाहर जाने वाले मुसाफिरों के लाउंज में आकर बैठ गए। जब थाई एयरलाइन के जहाज की रवानगी का ऐलान हुआ तो मुजाहिद शाहिद अली और कमांडो शेर खान भी दूसरे मुसाफिरों के साथ जहाज में सवार हो गए। कुछ देर के बाद जहाज रंगून की तरफ परवास कर गया। जहाज ने इन दोनों को काफी दिन चढ़े रंगून पहुंचाया। वहां से वो इंडियन एयरलाइन के जहाज में सवार हो गए, जिसने उन्हें नई दिल्ली के इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पर पहुंचा दिया। अब वो दुश्मन मुल्क की सरजमीन में आ गए थे। वो पूरी तरह से चौकस थे। दिल्ली से उन्हें ट्रेन पकड़कर हैदराबाद तक पहुंचना था। वो एक दूसरे से कभी उर्दू कभी तेलुगु जबान में बातें करते कस्टम काउंटर पर आ गए। यहाँ उनके ब्रीफकेस चेक किए गए। उनके पासपोर्ट बड़े गौर से देखे गए। ऑफिसर ने, जो सिख था, शेर खान से पूछा, तुम्हारा नाम? शेर खान ने कहा, संतोष चौबे। उसका यही नाम पासपोर्ट में दर्ज था। सिख कस्टम ऑफिसर ने दूसरा सवाल किया, तुम पाकिस्तान में कितने दिन ठहरे? शेर खान ने हिंदू कारोबारियों के लहजे में बड़ी लजाजत से कहा, महाराज 2 दिन ही ठहरे थे। ये मेरे पार्टनर देवीलाल जी हैं, ये भी मेरे साथ ही थे। दुबई से वापसी पर कारोबारी टूर था महाराज। सिख ने पासपोर्ट बंद करके शेर खान को देते हुए कहा। फिर उसने शाहिद अली का पासपोर्ट खोलकर उसकी फोटो देखी और शाहिद अली को भी घूर कर देखा और उससे भी पाकिस्तान में कयाम के बारे में 2-3 सवाल किए और मोहर लगाकर पासपोर्ट वापस कर दिया। शेर खान और शाहिद अली ने हाथ जोड़कर हिंदुओं की तरह कस्टम ऑफिसर को प्रणाम किया और आपस में तेलुगु जबान में बातें करते आगे चल पड़े। उन्हें मालूम था कि उनके पासपोर्टों पर पाकिस्तान का वीजा लगा हुआ है और उनसे पाकिस्तान में कयाम के बारे में जरूर पूछा जाएगा। ये मरहला खैर आफियत से तय हो गया। एयरपोर्ट से बाहर निकलकर उन्होंने टैक्सी पकड़ ली और सीधा दिल्ली के रेलवे स्टेशन पर आ गए। मालूम हुआ कि हैदराबाद जाने वाली दक्कन क्वीन शाम को जाती है। शेर खान ने शाहिद अली से कहा, मेरा ख्याल है हमें इतनी देर के लिए किसी होटल में ठहरने की बजाय
दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक, शेयर और कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। तो आइए कहानी की तरफ चलते हैं। ये यहीं स्टेशन के वेटिंग रूम में रहना चाहिए। सूरत हाल के पेश नज़र यही तजवीज़ उनके लिए बेहतर थी, क्योंकि उन्हें मालूम था कि रेलवे स्टेशन और ख़ास तौर पर भारत की राजधानी के रेलवे स्टेशन के आसपास जो होटल होते हैं वहाँ इंटेलिजेंस वाले ज़रूर होते हैं और वो उनकी नज़रों से बचना चाहते हैं। चुनाचे वो सेकंड क्लास के वेटिंग रूम में आकर बैठ गए, जहाँ वो महफूज थे और इंटेलिजेंस वालों और पुलिस का खतरा नहीं था। दोपहर को उन्होंने रिफ्रेशमेंट रूम में जाकर खाना खाया और वापस वेटिंग रूम में ही आ गए। इसी तरह दिन गुजर गया। शाम हो गई। शाहिद अली खुद बाहर जाकर हैदराबाद के लिए सेकंड क्लास के 2 टिकट ले आया। उनके लिए सेकंड क्लास में सफर करना मुनासिब था। 7:10 पर हैदराबाद जाने वाली दक्कन क्वीन आ गई। दोनों मुजाहिद कमांडो खामोशी से सेकंड क्लास के एक डिब्बे में जाकर बैठ गए। डिब्बे में 3-4 और सवारियां भी बैठी थी। दोनों मुजाहिद किसी किसी वक्त महज दूसरी सवारी पर जाहिर करने के लिए तेलुगु जबान में कारोबारी गुफ्तगू कर लेते और एक आध नजर प्लेटफॉर्म पर भी डाल लेते कि वो किसी की निगाह में तो नहीं आ गए। प्लेटफॉर्म पर मुसाफिरों की बड़ी भीड़ थी। उस शहर की आबादी में बेपनाह इजाफा हो गया था। ट्रेन चली तो उन्होंने खुदा का शुक्र अदा किया। दिल्ली से हैदराबाद तक बड़ा लंबा सफर था। रास्ते में भारत के कई शहर आते थे। दोनों कमांडो उस रूट पर सफर कर चुके थे। दिल्ली से ट्रेन बनारस तक दिल्ली कलकत्ता रूट पर ही चलती थी। बनारस से ट्रेन मिर्जापुर और जबलपुर की तरफ मुड़ जाती थी। जबलपुर से नागपुर और नागपुर से वरंगल और फिर कहीं जाकर हैदराबाद आता था। दक्कन क्वीन एक्सप्रेस ट्रेन थी, फिर भी इसमें सफर करते हुए हैदराबाद तक 2 रातें और 1 दिन लगता था। दक्कन क्वीन अपने सफर करती चली गई। रास्ते में किसी जगह कोई खास बात ना हुई। राजधानी के इलाके से निकलने के बाद ये नीचे बस्ती और जनूबी भारत का इलाका उनके लिए निस्बतन महफूज था, इसलिए कि ये मकबूजा कश्मीर के हसास जोन से दूर होता जाता था। लेकिन इसके लिए शर्त यह है कि कोई आपका पीछा न कर रहा हो। अगर इंटेलिजेंस आपका पीछा कर रही है तो फिर ये इलाका भी खतरनाक साबित हो सकता है। कमांडो शेर खान और मुजाहिद शाहिद अली हर बड़े स्टेशन पर निगाह दौड़ाकर ये तसल्ली कर लेते थे कि उनका पीछा नहीं किया जा रहा। दोनों बड़े तजुर्बाकार कमांडोज थे और सुराग रसां भी थे। वो इंटेलिजेंस वालों के चेहरे और उनकी नकलो हरकत से उन्हें पहचान लेते। आखिर वो भारत के सूबा आंध्र प्रदेश के सदर मकाम हैदराबाद पहुंच गए। अब उन्हें प्लेटफॉर्म पर अपने आदमी कुतुबुद्दीन को तलाश करना था। कुतुबुद्दीन को जो हुलिया उन्हें बताया गया था वो इन दोनों को याद था। वो खुफिया कोड के जुमले भी दोनों को याद थे जो उन्होंने कुतुबुद्दीन के सामने बोलने थे। दूसरे मुसाफिरों के साथ वो भी अपने अपने ब्रीफकेस उठाए उस पुल की तरफ बढ़े जिस पर से गुजरकर उन्हें दूसरे प्लेटफॉर्म वाले गेट से स्टेशन के बाहर निकलना था। लेकिन स्टेशन से बाहर निकलने से पहले कुतुबुद्दीन का मिलना लाजमी था। दोनों मुसाफिरों के दरमियान चलते प्लेटफॉर्म की चारों तरफ निगाहें दौड़ा रहे थे। शेर खान ने आहिस्ता से शाहिद अली को कोहनी का ढहूका दिया और आंखों से एक तरफ देखने का इशारा किया। उस तरफ प्लेटफॉर्म पर रिसाले किताबों के स्टॉल के पास एक सांवले रंग का दुबला पतला आदमी खड़ा बड़े गौर से एक मुसाफिर को देख रहा था। शाहिद अली और शेर खान दोनों ने उसे पहचान लिया था। ये कुतुबुद्दीन ही हो सकता था। कुतुबुद्दीन ने अभी तक उन्हें नहीं देखा था। मुसाफिरों के हुजूम से निकलकर दोनों मुजाहिद कमांडो किताबों के बुक स्टॉल की तरफ बढ़े। दोनों स्टॉल पर कुतुबुद्दीन के करीब खड़े होकर अखबार रिसालों को देखने लगे। इसी दौरान कुतुबुद्दीन ने उन्हें पहचान लिया था। उसने इन दोनों की फोटो देख रखी थी। अगरचे उस वक्त दोनों मुजाहिद हिंदुआना फेस में तिलक वगैरह लगाए हुए थे, लेकिन कुतुबुद्दीन ने इस हुलिये में भी उन्हें पहचान लिया था कि यही वो आदमी है जिनकी तलाश में वो वहां आया है। इन दोनों को देखकर कुतुबुद्दीन स्टॉल से हटकर एक तरफ आहिस्ता आहिस्ता चलने लगा। शेर खान और शाहिद अली भी उसके पीछे पीछे चलने लगे। एक खाली सी जगह पर आकर कुतुबुद्दीन रुक गया। उसने जेब से सिगरेट का पैकेट निकालकर उसमें से एक सिगरेट लेकर यूं ही अपनी जेबें टटोलना शुरू कर दी जैसे माचिस ढूंढ रहा हो। इस दौरान शाहिद अली, मुजाहिद कमांडो शेर खान आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाते उसके करीब से गुजरे तो कुतुबुद्दीन ने उर्दू में शेर खान से पूछा, माचिस होगी आपके पास? शेर खान सिगरेट नहीं पीता था, उसके पास माचिस नहीं थी। मुजाहिद शाहिद अली भी सिगरेट नहीं पीता था, मगर वो एक माचिस या कभी कभी एक लाइटर अपनी जेब में जरूर रख लेता था। इन चीजों की किसी भी वक्त किसी भी जगह जरूरत पड़ सकती थी। चुनाचे जरूरत पड़ ही गई। शाहिद अली ने जेब से माचिस निकाल कर कुतुबुद्दीन को दी। अब इन दोनों ने कुतुबुद्दीन को पूरी तरह से पहचान लिया था। उसके माथे की बाएं जानिब 1 इंच के करीब लंबा जख्म का निशान था। कुतुबुद्दीन ने सिगरेट सुलगाते हुए दबी जबान में फिक्रा बोला, आजकल कोहे हिमालय की तराई में बर्फबारी शुरू हुई है या नहीं? यह कुतुबुद्दीन का खुफिया कोड का जुमला था। शाहिद अली और शेर खान ने बारी बारी वो जुमला बोला जो उन्हें रवाना होने से पहले चीफ ने बताया था। दोनों तरफ से शनाख्त हो चुकी थी। कुतुबुद्दीन ने माचिस वापस करते हुए शुक्रिया अदा किया और आहिस्ता से कहा, 4 मीनार के अक़ब में स्याह रंग की कार में आकर बैठ जाना। ये कहकर कुतुबुद्दीन आगे चल दिया। 4 मीनार हैदराबाद की एक तारीखी इमारत है जो शहर के एक बहुत बड़े चौक के वस्त में बनी हुई है।
और जिसके नीचे से सड़क गुजरती है। चार मीनार का चौक दोनों ने देख रखा था। शेर खान ने कहा, कुतुबुद्दीन हमें शायद चार मीनार के अक़ब में खड़ी स्याह रंग की गाड़ी में मिलेगा। मुजाहिद शाहिद अली कहने लगा, हो सकता है वहाँ इनका कोई साथी मौजूद हो। बहरहाल हमें चार मीनार जल्दी पहुँचने की कोशिश करनी चाहिए। स्टेशन से बाहर निकलते ही वो एक खाली ऑटो रिक्शे में बैठ गए और उसे चार मीनार चलने को कहा। उस वक्त तक दिन काफी चढ़ाया था। हैदराबाद का आसमान अबर आलूद था और खुशगवार हवा चल रही थी। चौक चार मीनार के करीब आकर वो तारीखी दरवाजे की इमारत से कुछ फासले पर रिक्शे से उतर गए थे। सड़क पर ट्रैफिक आ जा रही थी। उन्होंने चार मीनार के दरवाजे के अतब में सड़क के किनारे एक जगह स्याह रंग की छोटी मारुति कार खड़ी देखी। शेर खान ने आहिस्ता से कहा, गाड़ी हमारा इंतजार कर रही है, आ जाओ। वो फुटपाथ पर आ गई और गाड़ी की तरफ चलने लगे। करीब पहुंचकर देखा कि उसमें कुतुबुद्दीन ही ड्राइविंग सीट पर बैठा हुआ था। शायद वो इसी गाड़ी में रेलवे स्टेशन आया था और अब चार मीनार चौक में उनसे पहले पहुंच गया था। दोनों मुजाहिद गाड़ी में बैठ गए। शेर खान कुतुबुद्दीन के साथ बैठ गया। जैसे ही वो गाड़ी में सवार हुए, गाड़ी एक तरफ को रवाना हो गई। उसके बाद गाड़ी कहाँ से गुजरी और आखिर कहाँ जाकर रुकी, आप खूब जानते हैं कि हम मसलहत के पेश नज़र ये सब कुछ बयान नहीं कर सकते। हम इतना ही कहेंगे कि गाड़ी एक जगह पहुँच कर रुक गई। कुतुबुद्दीन एक मकान की सुरंगनुमा ड्योढ़ी में दाखिल हो गया और उसने शेर खान और शाहिद अली को अपने साथ आने का इशारा किया। इस मकान में शेर खान और शाहिद अली की मुलाकात इस इलाके के ज़ेर ज़मीन इस्लामी तंजीम के सदर से हुई, जिसका फर्जी नाम हम यहाँ रशीद अहमद रख रहे हैं। रशीद अहमद मजबूत जिस्म और पुख्ता उम्र का आदमी था। शक्ल से जाहिर होता था कि ज़माने की सर्द गर्म थपेड़ों में से गुजर चुका है। उसने सर पर फौजी टोपी पहन रखी थी। शेर खान और शाहिद अली से उठकर मिला और पूछा, रास्ते में कोई मुश्किल तो पैदा नहीं हुई? शेर खान ने कहा, ऐसी कोई बात नहीं हुई और फिर मैं और शाहिद अली इन इलाकों से अच्छी तरह वाकिफ़ हैं। रशीद अहमद कहने लगा, ये बड़ी अच्छी बात है कि आप दोनों न सिर्फ ये कि इन शहरों से वाकिफ़ हैं और यहाँ रह चुके हैं, बल्कि यहाँ जो ज़बानें तमिल और तेलुगु बोली जाती हैं वो भी जानते हैं। मेरा ख्याल है पहले आप हाथ मुंह धोकर कुछ खा पी लें और इतने लंबे सफ़र से आप थके हुए होंगे तो आराम कर लीजिए, उसके बाद मज़ीद बातें होंगी। शेर खान और शाहिद अली को एक छोटा सा कमरा दे दिया गया था जहां दो चारपाइयों पर बिस्तर लगे हुए थे। खाना खाने और आराम करने के बाद वो सदर तंजीम रशीद अहमद के कमरे में आ गई। रशीद अहमद ने एक नक्शा खोल कर दिखाया। कहने लगा, ये हमारे आदमियों ने मजूरा शहर के मज़ाफ़ात में इस इलाके का नक्शा बनाया हुआ है जहां फ़ज़ा से फ़ज़ा में मार करने वाले एंटी मिसाइलों पर काम शुरू है। अभी सिर्फ कागजी तैयारियां हो रही हैं। बहुत जल्द भारत का ये एटमी प्रोजेक्ट ऐसे एंटी मिसाइल को फ़ज़ा में ही तबाह कर देंगे। इसके अलावा हमें जो खुफिया इत्तलात मिली हैं, इनके मुताबिक इसी प्रोजेक्ट के एक अलहदा प्लांट में ऐसे आतिश की रॉकेट भी तैयार किए जा रहे हैं जिन्हें मकबूजा कश्मीर में कश्मीरी हुर्रियत परस्तों के खिलाफ इस्तेमाल किया जाएगा। इस लिहाज से भी इस प्लांट को तबाह करना जरूरी है। मुजाहिद शाहिद अली ने पूछा, क्या ये सब कुछ किसी खुफिया जगह पर हो रहा है? रशीद अहमद बोला, नहीं, उन्हें खुफिया रखने की भारत को ऐसी कोई जरूरत नहीं है। ये एक खुली जगह पर आर्सेनल फैक्ट्री है जिसके चारों तरफ खारदार तार की 10 फुट ऊंची दीवार खड़ी है और जहां दिन रात फौजी जवान गश्त लगाते रहते हैं। सिक्योरिटी का इंतजाम बेहद सख्त है और सब कुछ फौज के पहरे और निगरानी में हो रहा है। कोई गैर मुतल्लिका आदमी फैक्ट्री में दाखिल नहीं हो सकता। शेर खान ने सवाल किया कि डॉक्टर पिल्लाई इसी फैक्ट्री में बैठता है? रशीद अहमद ने जवाब दिया, हाँ, ये दक्कन का ब्राह्मण साइंसदान और पाकिस्तान का जहरीला दुश्मन इसी फैक्ट्री में बैठता है। हकीकत में ये शख्स इस सारे प्रोजेक्ट का असल दिमाग है और इसी की रहनुमाई और निगरानी में जहाँ सारा काम हो रहा है। शेर खान ने पूछा, क्या हमें पता चल सकता है कि ये डॉक्टर पिल्लाई किस वक्त फैक्ट्री में आता है और कहाँ रहता है और इसके रोज़मर्रा के मामूलात क्या हैं? रशीद अहमद बोला, इस शख्स के बारे में कुछ ब्रीफिंग आपको सरहद पार पहुंचा दी गई थी। मैं एक बार फिर बयान किए देता हूं कि ये शख्स ख़ैर शादीशुदा है, उम्र 40 से 1 साल ऊपर ही होगी। अयाश तबाह आदमी है, अगरचे अपने शोबे में बड़ा होशियार है और प्रैक्टिकल न्यूक्लियर फिजिक्स में डॉक्टरेट की डिग्री भी ले चुका है। शाहिद अली ने कहा, हमें बताया गया है कि उसके नाग मंदिर की किसी उर्मिला नामी दासी से दोस्ताना मरासिम भी हैं। तुम लोगों ने बिल्कुल ठीक सुना है, रशीद अहमद ने कहा। इस शख्स के दूसरी औरतों से भी मरासिम हैं, लेकिन उर्मिला नामी नाग मंदिर की नागदासी इसकी मंजूर नज़र है। सबसे अहम बात जो मैं आपको बताने वाला था यह है कि इस डॉक्टर थानू पिल्लाई को हर वक्त बॉडीगार्ड्स अपने घेरे में लिए रहते हैं। दिन हो या रात, डॉक्टर पिल्लाई जहां जाता है, मुसल्लह बॉडीगार्ड इसके आगे पीछे और दाएं बाएं मौजूद रहते हैं। रात को जहां ये शख्स सोता है वहां भी 10-12 फौजी जवान पहरे पर मौजूद होते हैं। शेर खान कहने लगा, इसका मतलब है कि डॉक्टर पिल्लाई कहीं और किसी जगह भी अकेला नहीं जाता। रशीद अहमद कहने लगा, इसे इसकी इजाजत नहीं है। ये शख्स भारतीय वजारत दिफा के लिए बेहद कीमती है। हुकूमत को यह भी इल्म है कि कश्मीरी कमांडोज की सरगर्मियां जनूबी भारत तक फैल चुकी हैं। चुनांचे डॉक्टर पिल्लाई को किसी हालत में भी घर से या फैक्ट्री से अकेले निकलने की इजाजत नहीं है।
शाहिद अली कहने लगा, जब ये शख्स अपनी दोस्त नागदासी उर्मिला से मिलने जाता है तो क्या उस वक्त भी फौजी जवान बतौर बॉडीगार्ड इसके सर पर मौजूद होते हैं? रशीद अहमद बोला, जी हाँ, उस वक्त भी फौजी बॉडीगार्ड डॉक्टर पिल्लाई के आगे पीछे और दाएं बाएं होते हैं।